नहीं आज करूँगा। ओके सर। ठीक है जी, सबको नज़र आ रहा है स्क्रीन? यस सर। अच्छा, अगर आपको याद हो कि अ, इसमें होता है यूज ई इन ओके। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी एक्सपोनेंशियल मॉडल की, उसके अंदर हमने जब बी जो कि आपका ग्रोथ फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हमने यूज़ किया था। और मैंने आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर बी इज रिप्लेस्ड विद एन ई, याद है? और जो आपका मॉडल था उसके उसका जो ओवरऑल फॉर्मेट था वो कुछ और था। क्या था? ए इंटू ई रेज टू पावर क्या था? के टी, कुछ इस तरह की चीज थी। याद आया कि नहीं आया सबको? प्लीज मुझे जो है ना फीडबैक दें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग सुन रहे हो और मैं आगे चलूं। यस सर। ओके। सो इस केस में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि वाई, मैंने उसमें तो आपको कह दिया कि आपने ये जो कंटिन्यूस प्रॉब्लम के अंदर आपने हमेशा ई को, नेचुरल लॉ को यूज़ करना इंस्टेड ऑफ बी, और उसके बाकी सारा जो आपने वर्किंग की थी। क्वेश्चन ये था कि वाई इट इज सो, वाई वी रिप्लेस बी विद डी। आज मैं इसकी एक आपके साथ छोटी सी एग्जांपल करके इसकी जस्टिफिकेशन आपको दूंगा कि वाई बी अप्रोचेस टू ई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टिन्यूअस डोमेन या कॉन्टिन्यूअस प्रॉब्लम। ठीक है। सो उसमें जो प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो भी आपकी लोन से रिलेटेड थी। आज भी मैं लोन से रिलेटेड ही आपको एग्जांपल दूंगा और उसी से समझाऊंगा। लेट्स से यू बोरो $1 from the bank, and for 12 months for using 100% इंटरेस्ट रेट। 100% इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है कि आफ्टर 1 ईयर, इन 12 मंथ्स के बाद, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, मतलब सेम अमाउंट, डबल डबल अमाउंट आपने उसको पे बैक करनी है। सो इसको अगर सामने रखें, सो इसका ये मतलब है, क्या हो गया, हाँ, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स यू हैव टू पे $1 plus $1 as an interest. That means $2 to your bank, right? So this is the amount which you have to pay. और ये याद रखें, चलिए मैं भी उस पर आता हूँ। आप ये कहते हो कि देर इज़ अ चांस कि आई मे गेट, अब मैं इसी सिनेरियो को एक और सिनेरियो के साथ रिप्लेस करने लगा हूँ। वो क्या कि आप कहते हो देर इज़ अ चांस कि ये जो $2 हैं ये बहुत ज़्यादा है, इनको मैंने कम करना है। तो आप मुझे कोई एक ऐसा प्लान बताएं, बैंक से आप कहते हो कि जिसके अंदर इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स मुझे 6 मंथ्स के बाद अगर मेरे पास जो अमाउंट आती है वो मैंने आपको पे कर दूं, तो आई आई विल हैव अ लेस इंटरेस्ट। ठीक हो गया? सो इसी को वो कहता है कि ठीक है, दैट्स फाइन, आई हैव अ प्लान फॉर यू। सो इन दैट केस आप कहते हैं कि 6 मंथ्स के बाद, जो कि हाफ पे, एक, दो, तीन, चार, हाफ पे आप कहते हो 6 मंथ के बाद, वो कहता है कि ओके दैट्स फाइन, आप 50%, यानी कि 100% डिवाइडेड बाई 2, ये 6 मंथ्स के बाद जो आपके पास अमाउंट होगी कि यू कैन पे मी,
फॉर दैट। मतलब इसका मतलब है कि अगर मेरे पास $1 अगर मैंने यहाँ पे लोन लिया हो, तो इन दैट केस मुझे क्या पे करना होगा, 1 प्लस कितना, ये 50%, और 50% आपको याद होगा क्या था, 0.05। सो ऑल टुगेदर आई हैव टू पे 1 पॉइंट, sorry, 50% is not 0.05, it is 0.5, so $1.5। यहाँ तक सबको समझ आ रही है ना जो मैं बात कर रहा हूँ? जी सर। ओके। अच्छा, अगर आप ये अमाउंट रिटर्न नहीं करते तो इसका मतलब है, और ये कंटिन्यू करते हैं इसी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 100% ऑफ द टू, यानी कि जो आपकी बाकी है, वो इस टाइम पे जो भी आपके पास अमाउंट पेएबल थी उसके ऊपर आपने 100% बाय 2 अमाउंट पे करनी है। ये भी बात आपको समझ आ गई? जी यस सर। सर। ओके। सो इसका ये मतलब है कि अगर आपने अमाउंट पे नहीं की और ये आप लोन को कंटिन्यू करते हो, सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ पेइंग $1 के ऊपर 1.5, यू हैव टू पे द 50% ऑन 1.5 अमाउंट। एग्रीड? सर 6 मंथ्स बाद वो $1 मतलब पूरा हो जाएगा, ये प्लान है बेसिकली। नहीं, देखें, अगर आप ये बिल्कुल ऐसे ही कि आपके लोन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, अब थिंक ऑफ इट कि आपने किसी पॉइंट के ऊपर ये जो है लोन रिटर्न नहीं किया हुआ, ठीक है ना? ये बिल्कुल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि आपने 1 साल के लिए लोन लिया हुआ है, ये आपने 6 माह के लिए लोन लिया और फिर 6 माह के बाद दोबारा से वो आपका समझे कि एक तरह से कैलिब्रेट कह लें या रिकैलकुलेट हो रहा है। सो इन दैट केस आपके पास मैं डिफरेंट प्लान्स हैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, कि एक प्लान ये था कि जिसके अंदर आपके पास फॉर 12 मंथ्स था, आप दूसरे केस में उसको 12 मंथ्स नहीं, उसको 6 6 मंथ्स में ब्रेक कर रहे हो। तो दैट इज योर सेकंड केस। सो इस ठीक केस में मैंने आपके साथ डिस्कशन ये की है कि अगर आप वो आपको कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझे 6 मंथ्स के बाद अगर जो अमाउंट पे कर देते हो जितनी भी पेएबल है, तो उसके बाद जो तुम्हारा जो नेक्स्ट आएगा उसमें 100% ऑफ दी वट एवर जो भी अमाउंट रह जाएगी उस पर हो जाएगा। पर आपने इसको कंटिन्यू करना है, आपने समझा कि थ्रू आउट द टाइम यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग बैक। ठीक हो गया? है। तो इस प्लान के हिसाब से हमें चलना है। तो इसके हिसाब से अगर हम आगे चलें, तो इस केस में आपको 100% यानी कि 50% ऑफ दी अमाउंट पेएबल जो है वो आपको, या इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। ये एक तरह से कहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज कंपाउंड। ये अब आपका कंपाउंड होता जा रहा है, ठीक है ना? पिछली चीज ऐड होती जा रही है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है 100% ऑफ दी रेस्ट का, इसका मतलब है कि आपको एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स क्या 1.5 जो पिछला प्लस आपने 50% ऑफ दिस विच इज 0.75 विच इज ऑल टुगेदर 2.25, 2.25 बनता है, नहीं कि 2.20 बनता है, 2.25 बनता है, हाँ 2.25, ठीक है, वी आर राइट। 2.25 जो आपने डॉलर्स पे करने हैं, ठीक है? सर आगे ये तो तो सॉरी सर ये तो ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया ना, तो पर वो पॉइंट ये कि आपने 6 मंथ्स के बाद दिया भी तो नहीं है ना। आप तो ये अच्छा जूम कर रहे थे 6 मंथ्स के बाद यू हैव समथिंग टू पे। अगर आपने पे किया होता तो इन दैट केस आपके इंटरेस्ट ऑफ कोर्स कम हो जाता, क्योंकि आपकी पेएबल अमाउंट कम हो जाती। अभी आपकी पेएबल अमाउंट जो है वो कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा हो गई है। रादर अब आप उसको कहते हैं मैं 6 माह के बाद दूंगा, तो आपने नहीं दिया, तो वो आपका एक तरह से लोन उसको कैरी फॉरवर्ड, ये कंपाउंड हम कहते हैं, वो हो गया। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं 12 मंथ से ये 6 मंथ्स के प्लान पे गया था, ये 6 मंथ्स था आपका और 6 मंथ्स ये था। एक और प्लान आप कहते हैं नहीं यार मुझे जो है ना तुम मंथली ना दो, रादर आप एक काम करो कि मुझे बल्कि इसको भी मैं पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लूँ, ये जो आपने ये जो कैलकुलेट हमने ये सब कुछ किया, अगर आपको याद हो, ये सेम एज जो पावर हमने फार्मूला डिस्कस किया था वो क्या था, हमने कहा था कि वो याद है आपको, हमने कहा था कि y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू पावर समथिंग x, जो हमने कहा था ये, और मैंने आपको जस्टिफिकेशन दी थी
कि 1 प्लस वट एवर जो है ये वही चीज़ बनती है कि पावर के फॉर्म में लिख लें या हर दफ़ा का परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको ऐड करते जाएं। ये मैंने आपके साथ वर्किंग की हुई है, याद होगा अगर आपको याद ही नहीं है। जैसे नो यस सर याद है। बिल्कुल। तो 1.5 अगर आपको इस केस में देखें, अगर मैं वही चीज़ करूं तो इसमें ग्रोथ फैक्टर जो बी बनेगा वो क्या बनेगा आपका, आपने कहा कि वन, इस केस में अगर आप बात करो तो क्या बन रहा है कि आपका 1 प्लस 50% यानी 0.5, याद है वो हम लोगों ने बात की थी, तो बी आपका 1.5 बन गया, ठीक है। और इसके बाद अगर इसी फार्मूले के हिसाब से हम चलें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड फॉर हाउ लॉन्ग, दैट इज 2, क्योंकि अब आपके पास 6 एंड 6 मंथ्स ये 2 हो गया। So it will turn out to be what? It will turn out to be 2.25, which is the same thing जो कि आपके यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। इसी तरह अगर आप इधर आ जाते हो इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास b इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, इस केस में आपने 100% पे करना, 1 प्लस 1 विच इज 2। और इस केस में आपका जो अच्छी बात यह है कि वो आपका 2 की पावर जो आ रही है वो 1 आएगी, क्योंकि आपने 12 मंथ्स में आपने एक ही दफा आपने इसको पे करना है। तो इन दैट केस यू विल गेट अ 2 विच इज सेम एज, ये वही बात है जो हमने पहले की थी कि मल्टीप्लायर जो आपके पास होते हैं वो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट दूसरे तरीके से ब्रेक डाउन करके की है। तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो पावर है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी ड्यूरेशन ऑफ द प्लान क्या है। इसमें 1 ईयर है, इसमें 2 ईयर्स 2 मंथ्स की हैं, तो इसमें आपने 2 ब्रेकेजेस होगी या 2 आपकी इंस्टॉलमेंट्स होगी। ये एक इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको बात? ये वही बात है जो पहले हमने की हुई है। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये, आगे हमारी वर्किंग आसान हो जाएगी इसकी वजह से कि आपकी पावर जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपने कैलकुलेशन में। ठीक हो गया, वेरी गुड, यस या नो? जी सर। ठीक है। अच्छा, आप इस केस में देखें कि आपने ये वाला फैक्टर तो स्मॉल कर दिया, पर आपका ये वाला पावर बड़ी होगी। ठीक है, अब इस केस में आपने ये वाला फैक्टर बड़ा रखा हुआ है पर आपके पास पावर स्मॉल है। तो इसका ये मतलब है कि आगे मैं अब चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मुझे जो 6 मंथ्स का प्लान ना दो, बल्कि मुझे मंथली प्लान दे दो इसी एक बोरोइंग के अगेंस्ट। ठीक हो गया? तो अब मैं इसको कहता हूँ कि अच्छा, सेम ड्यूरेशन, सेम लोन, बट इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स नाउ हाउ मैनी मंथ्स, अब आपके पास यही चीज़ 12 मंथ्स में डिवाइड होगी। ठीक हो गया? अब 12 का मतलब है कि ये आपका 6 मंथ का फिगर था, इसके अंदर आपके पास 6 डिविजन्स आएंगे। 6 का मतलब है कि 3 ऊपर 3 नीचे, इसका मिड ये मान रहा, एक होते ठीक है। सो इस केस में अब आपके पास ये 12 मंथ्स का वही जो आपका प्लान है, ये टाइम फैक्टर वही है $1। अब क्वेश्चन ये कि हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर, मतलब फर्स्ट आपके पास जो चेक पॉइंट है वो आपका 1 मंथ का एक्सपायरी है। अब वो कहता है कि ठीक है, दैट्स फाइन, हम आपको जो प्लान देंगे वो होगा 100% डिवाइडेड बाय 2 की जगह अब इस दफा 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो डिवाइड होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स जो आपने लिए। सो इस केस में अगर देखा जाए तो आपको ये तकरीबन 8.3% बनता है, मेरा ख्याल है 8.3%। सो अगर इस फार्मूले को जेन में रखें, ये जो आपने पहले यहाँ पे डिस्कस की है, तो ये कंपाउंड होता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच आई हैव टू पे बी, इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ग्रोथ फैक्टर क्या बना होगा 1 प्लस, इस केस में 0.5 की जगह कुछ और आ जाएगा ना, 0.083। सारी इस बात से एग्री करते हो? यस सर। ओके, तो इस केस में अगर देखा जाए तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी इस केस में यहाँ पे इज इक्वल टू 1.083 आ गया। सो फाइनल जो आपके पास वैल्यू बनेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका एक्चुअल अमाउंट विच इज योर एक्चुअल बोरिंग विच इज $1 multiplied by the b in this case is 1.083
कोई बता सकता पावर क्या आएगी इसकी? 12 12 वेरी गुड। सो इसकी 12 12 आ गई। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2.51। ठीक हो गया। अब इसका फायदा आपको ये हो रहा है कि अब आपके पास ओवरऑल जो अमाउंट आपने पेएबल थी हर मंथ में वो स्मॉल थी। ठीक हो गया। बट अगर आप वो पे नहीं करते तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड जो आपके पास होने के बाद उसकी अमाउंट जो है 2.51 होगी। पर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर ब्रेकिंग इट डाउन टू 12 मंथ से हम लोग 6 मंथ्स में गए, 6 मंथ से हम अब चले गए इसको लेके 1 मंथ पे। अच्छा आप कहते हैं नहीं यार 1 मंथ भी ज्यादा है, आप इसको ब्रेक कर दो किस पे? डेज में। मुझे डेज का प्लान दो इसी चीज के लिए। तो वो भी अब सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, $1 लिखें और इस केस में आप टाइम फैक्टर वही रहेगा और इस केस में अब ये मैं देखिए सारी वो ब्रेकेज नहीं बना रहा बट समझाने के लिए आपके पास डॉट 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 ये ऑल टुगेदर कि क्या बनेगा 365। ये भी समझ आ गया, 365 डेज का प्लान हो गया और आपको क्लियरली नजर आ गया कि क्या कि आपको हर पॉइंट के ऊपर कितनी अमाउंट पे करनी है, 100% डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 0.27%। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि अगर आप बी कैलकुलेट करो तो बी एट दिस पॉइंट विल बी 1.0027। याद रखिए कि इसको जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो कैलकुलेटर्स पे तो इसमें जो अपनी जो वैल्यू है इसको राउंड ऑफ ना कीजिएगा कि 2 और 27 में फर्क वैसे आपको नहीं लग रहा होगा बट हमने आगे जब जाके इसको कैलकुलेट करना है तो यू विल सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस अगर आप उसको इसके अंदर जो है स्मॉलर जो डिजिट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो वजह भी आपको समझ आ जाएगी क्यों। तो इस केस में बी आपके पास ही आ गया। तो अगर मैंने एट द एंड ऑफ द डे अमाउंट जो कैलकुलेट करनी है वो क्या बनेगी 1 मल्टीप्लाई बाय जी। बताएं बी क्या होगा इसमें 1.0027 और पावर 365 वेरी गुड। अब इस केस में ये इसको आप जितना मतलब प्रिसाइज रखोगे इस फिगर को उतनी इतनी 365 टाइम्स एक चीज को आप पावर दे रहे हो तो इसका मतलब है उस छोटी भी चीज जो होगी उसका इम्पैक्ट डाउन द लाइन काफी हाई होता जाएगा। समझ आ गई सबको? सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन ट्राई टू मेक इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। जो आप कैलकुलेटर यूज करें उसके सारे डिजिट को यूज कीजिए। सो इफ यू सॉल्व इट सो इट विल अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2.71। अब मैं इसके बाद अब ये मैंने डेज में किया था, अब इसके बाद क्लियरली आप इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसमें? आप कहते नहीं जी मुझे डेज का ना दो मुझे आवर्स का दे दो, राइट? आवर्स के बाद आप कहते हो नहीं यार आवर्स का नहीं मुझे जो है मिनट्स का दे दो, मिनट्स के बाद आप कह सकते हो सेकंड्स का दे सकते हो। ये सब कर सकते हो कि इसमें मुश्किल कोई नहीं है। आपका एग्जैक्टली वर्किंग फार्मूला एग्जैक्टली ये रहेगा जो मैंने भी आपको बताया। इस केस में आप 0.27 और ये फर्दर आपके पास फिगर जो होगी ये वाली फिगर जो होगी स्मॉल होती जाएगी और स्मॉल होती जाएगी और इसकी जो पावर होगी वो बड़ी होती जाएगी, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसको कैलकुलेट करोगे आपको नजर ये आ रहा होगा कि आपकी जो 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 वैल्यूज थी वो स्टार्ट हुई हैं, दे स्टार्टेड फ्रॉम 2। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा ये अगर 2 इसको मैं लेता हूँ ये 2 से स्टार्ट हुई है और एज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इसमें कह सकते हैं एक तरह से आपके पास जो परसेंटेज है वो जो जो एक तरह से कह सकते हैं कि बल्कि इसको डिवीजन कह देते हैं, जो आपके पास एन है एन जो जो इंक्रीज करता जाता है, बल्कि 2 को भी नहीं इसको यहाँ पे लिखता है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये 2 कह देता हूँ, 3 कह देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि जो जो आपकी एन की वैल्यू थी वो यहाँ पे आपके पास एक किसी एक पॉइंट पे 2 से स्टार्ट होके वो इंक्रीज हुई है होते होते अब आपके पास वो 2.71 को तकरीबन हिट किया और इसके बाद ये प्लेटो ऑफ हो जाएगी। ऑलमोस्ट इट विल कीप ऑन गोइंग एट 2.71 फॉर लार्जर एन, यानी कि एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी इट विल रीच 2.71 जो कि आपको यहाँ पे नजर आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसको
आवर्स पे लेके जाओगे तो आपके पास ये फिगर जो होगी और 2.71 और मतलब इस 2.71 के बाद और डिजिट्स ऐड होते जाएंगे या उनमें छोटी मोटी चेंज आ जाएगी। आवर्स के बाद आप मिनट्स में जाओगे तब भी यही होगा, 2.71 के करीब करीब वैल्यू आएगी। तो इसमें जो आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है कि दिस 2.71 इज अ मैजिकल नंबर अगर देखा जाए। तो इस केस में ये मैजिकल नंबर जो है ये आपको, अगर आप सबको याद हो, दिस इज ई is 2.71 some digits onwards, यही है अगर आपको याद हो। yes or no? Yes, sir. Therefore is a लिमिट। सो इस केस में याद रखिए कि ई आपके पास जो आपके पास है ये एज सच लिमिट बनता जाता है जो जो आप अपने प्रॉब्लम को कॉन्टिन्यूस। अब देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में, मैं एक डिस्क्रीट वैल्यू 0 1 से स्टार्ट हुआ था, मतलब देखा जाए तो आपने कहा कि मैंने लोन लिया है, एक साल के बाद मैं आपको पे कर दूंगा 0 1। इसके बाद मैंने कहा नहीं यार, मैं आपको बीच में एक स्टेप और ऐड करता हूँ, तो मेरे पास 0 हाफ और 1 हो गया, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने इसको जो है और ब्रेक करना है, तो 0 हाफ 1 के बजाय आपने क्या कर दिया 0 1/12 1/12 1/12 सारे स्टेप्स आ गए और इसके बाद कहीं पे जाके 1 आया। आप कहते नहीं, इससे और ज्यादा ब्रेक डाउन करना। तो देखा जाए वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कॉन्टिन्यूस इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब है कि आप जून जून अपने जो जो इंक्रीमेंट्स उनको स्मॉल करते जाओगे, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम। तो देखा जाए तो राइट मोस्ट जितना भी आप जाओगे दैट मींस यू आर हेडिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम, और कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे तो उस केस में यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ई। सो इन केस अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें आपके पास लिमिट when n approaches to infinity, अब n आप सबको पता क्या है, ठीक है, जो हमने ब्रेक डाउन किया हुआ है। आप पहले केस में 1 था, फिर 1 2 था, फिर 1/12 था, फिर 1/365 था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस केस में आपको क्या था 1 + 1/n। अभी आप सबको पता है ये क्या वैल्यू आ रही है 1/1 + n, ये क्या था, ये आपके पास b की वैल्यू आ रही है जो हम लोगों ने b कैलकुलेट किया था, याद है ना, ऐसे ही हो रहा था। 1 के अंदर प्लस करते थे एक छोटी फिगर जो कि आपके पास पोर्शन होती थी, जैसे 1 पता नहीं 1.5 जैसे ये था, या 1 था, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना, यस या नो? Yes, sir. So whenever your n approaches infinity, that means we are talking about continuous environment या continuous problems. So इस केस में this value approaches to value of e which is equals to 2.71, and for this reason e is used in exponential model of continuous problem domain। ठीक है, होपफुली ये बात सबको समझ आ गई। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो बी होगा, और अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो इस केस में बी टू ई होगा। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि एक केस में एक था बंदा जिसको हमने 12 मंथ्स के लिए लोन के लिए दिया था, 12 मंथ्स के बाद कैलकुलेट होना था, तो हमने बी यूज किया था। दूसरे केस में आपने कहा था कि नहीं, उसका पर डे यानी कि पर सेकंड भी इवन या कॉन्टिन्यूस हमने कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमने एग्जाम प्रॉब्लम के अंदर स्पेसिफाई किया था, तो हमने बी की जगह ई को यूज किया। तो अब आपको जस्टिफिकेशन समझ आ गई कि व्हाई वी हैव स्विच फ्रॉम बी टू ई। उसका रीजन एग्जैक्टली यही है कि कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर आपके पास बी ऑलवेज अप्रोच टू ई व्हेनेवर योर वैल्यू बिकम्स लार्जर एंड लार्जर ऑफ एन। ठीक है, ये सबको समझ आ गई जी, मैं ये जस्टिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन, ओके गुड। यस अच्छा, तो इसके अलावा आज के लिए मैं नया तो कुछ नहीं स्टार्ट कर रहा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल लीव यू फॉर द एग्जाम, और एग्जाम के बाद हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। सर, अभी जो आपने एग्जांपल कराई है जी बेसिकली हम ई वाले से सॉल्व करेंगे ना? जी, ई से सॉल्व इसलिए करेंगे, अगर ई से उसे सॉल्व करेंगे जब आप कॉन्टिन्यूस की तरफ जाएंगे,
मैं ये कह रहा हूँ अगर कॉन्टिन्यूस फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो फर्स्ट जो मैंने प्लान डिस्कस किया था उसके अंदर एक्सक्यूज मी उसके अंदर आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। सर थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं उस एग्जांपल को, कंटिन्यूस के साथ बनेगी। बनी है ना, वही तो मैंने बनाई आज, यही तो सारा किया मैंने। आपका जो फर्स्ट जो आपके पास सॉरी ये जो फर्स्ट आपके पास जो केस था यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस क्योंकि आपके पास यहाँ पे जीरो है और जीरो के बाद ये स्ट्रेट अवे वन पे चली जाती है, ठीक है, तो इट इज ऑफ कोर्स नॉट कॉन्टिन्यूस एट लीस्ट। फिर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया इनटू इनटू टू। अक्सर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूस होता क्या और वो डिस्क्रीट होता क्या है, डिस्क्रीट ऑफ कॉन्टिन्यूस में फर्क क्या है आपका ये कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ और यहाँ से एकदम मैं यहाँ पे पहुंच जाता तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने $1 देना था, यहाँ पे मैंने $2 देने, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ पे जो गया स्ट्रेट अवे इधर गया, इधर से मैंने कहा 1 साल कंप्लीट हो गया पैसे दे दो, ठीक है। दूसरा मैंने केस करना नहीं यार, अच्छा मैंने इसको ब्रेक कर दिया किसमें, दो प्लान्स में। आपके पास कहते हैं कि जो टाइम फैक्टर है इसके दरमियान में मैंने एक और आई डोंट नो मे बी और है, इस केस में आपने यहाँ पे एक ब्रेक लगाई, आपने कहा कि इधर तुम्हें एक अमाउंट देनी है, आपने वो नहीं दी और उसकी वजह से आपको इधर के बजाय इधर जाके थोड़ा सा हार पे करना पड़ गया। समझ आ रही है? अब इसके बाद मैं इसको फर्दर ब्रेक कर देता हूँ, मैं कहता नहीं यार मैंने इससे पहले बीच में एक और जो रखना है, आपके यहाँ पे अमाउंट जो है कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली आपको क्या नज़र आ रहा है इस केस में, नज़र यही आ रहा है कि आपके पास जो आप ऊपर जा रहे हो आपकी जो ये अमाउंट है इसमें इंक्रीज आता जा रहा है कुछ इस तरह से, और ये कॉन्टिन्यूस की तरफ जा रही है डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको ब्रेक कितना ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा ब्रेक करते जाओगे ये कॉन्टिन्यूस की तरफ जाएगा। ये क्या होता है, ये आपका वो एन का फैक्टर है कि कितने आपने एंस में डिवीजन की है। तो जो इसको स्मॉल करते जाओगे, स्मॉल इज इक्वल्स टू कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का केस में तो ये होता है ना, आपका एक पहली और दूसरी वैल्यू के दरमियान इनफिनिट वैल्यूज होती हैं, तो आप इसको जितना स्मॉल करते जाओगे उतना ज़्यादा ये कॉन्टिन्यूस के करीब जा जाएगा। और यही हमने ऊपर किया कि आपने पहले जो एक प्लान में 0 से 12, फिर 0 से 6 एंड 6 से 12, फिर उसको और ब्रेक डाउन किया, फिर और ब्रेक डाउन किया, तो अल्टीमेटली ये जो आपके पास ट्रांजिशन है ये आपको क्या कह रही है कि आपकी ये ट्रांजिशन आपको कॉन्टिन्यूस की तरफ लेके जा रही है, कॉन्टिन्यूस फ्रॉम डिस्क्रीट, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट पे बी यूज करूंगा, इस जगह पे पहुंच के मैं ई यूज कर ले जाऊंगा, आई एम हेडिंग टुवर्ड्स ई, ठीक है। सर इसके अंदर हमने के का क्या वैल्यू इस्तेमाल किया था कि आपने a डॉट e रेज टू पर के टी लिखा था ना? केपी या केटी का लें कि बता, हाँ आप क्या कह रहे हो? सर के की क्या वैल्यू होगा वो वो तो कांस्टेंट का? कैलकुलेट करोगे ना, वो तो कैलकुलेट करोगे डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम वो आएगी, पर डिपेंड ये करता है कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसमें आपने मॉडल वो यूज करना है। तो सर आपने जो ये ऊपर एग्जांपल इसमें इस्तेमाल नहीं किया ना, क्या नहीं किया? जो आपने ऊपर एग्जांपल की जिसके अंदर 365 डेज है हम्म। उसमें हमने के नहीं इस्तेमाल किया। नहीं देखें, दो तीन चीजें, मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूँ। इस केस में लिखा हुआ है कि आपका यूज ई, ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस केस में अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहा होता हूँ तो इस केस में बी ई की तरफ क्यों जाता है, मैंने ये जस्टिफिकेशन दी है आपको। जो मॉडल होगा वो तो आप यही यूज करेंगे, या इसको पी कह लें या टी कह लें, जो भी आप इसको कह रहे हो। अल्टीमेटली मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बी की जगह ई क्यों आया यहाँ पे, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि यार पहले हम लोग जो है बी आपने मॉडल हमें बताया था एक्सपोनेंशियल के अंदर और फिर आपने उसको ई से कॉन्टिन्यूस डोमेन में रिप्लेस कर दी, क्यों? तो मैं सिर्फ उसकी जस्टिफिकेशन पहले नहीं मैंने दी थी, अब मैं जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूँ क्यों ये आप बी से ई को रिप्लेस करते हैं। उसका रीजन ये है कि आपका ऑटोमेटिकली जो आप इसकी डिवीजन बड़ी करते जाते हो, ऑटोमेटिकली बी आपका जो है वो ई के ऊपर ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर मैं कह रहा हूं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे वहां पे बी लिखने की जरूरत नहीं है, बी इज एन अननोन चीज, पर अननोन फैक्टर में से हमें ई जो है वो नोन फैक्टर हो चुका होता है जो ही हम कॉन्टिन्यूस डोमेन की बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूं। तो जब वो कॉन्टिन्यूस में आपको ई का पहले से पता है तो व्हाई नॉट वी ऐड इट टू अवर मॉडल, तो यही हमने एग्जैक्टली किया कि हमने ई को अपने मॉडल में ऐड कर लिया और बाकी आपकी वर्किंग उसी तरह है जिस तरह उसमें। वो बात ठीक है, वो समझ आ गई है,
तो अब मैं पावर की बात कर रहा हूँ, जो e रेज टू पावर k प्लस और वो मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, तो सर मैं पूछ रहा तो हमने व्हाट विल बी, हम ये k इसका क्या पर्पस है? के का पर्पस जो है आपका पावर तो करनी है ना। देखें, के का मतलब ये होता है कि इस केस में आपका जो मॉडल है वो इंक्रीज तो ई के पावर के साथ ही कर रहा है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपका बी क्या करता था, बी ये कहता था कि आपका जो अल्टीमेटली बी पावर एक्स था, बी पावर एक्स का क्या मतलब था अल्टीमेटली, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, वो क्या कहा था कि आपने कहा था कि आपके पास ब्रेक यहाँ से अमाउंट आई, फिर आपने इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँ जो अमाउंट मैंने पे करनी है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे, इनको जब मैं ऐड अप करता जाता हूँ तो आई विल एंड अप विद सम एक्स अमाउंट। ठीक है, अब वो जो एक्स अमाउंट है वो इस वो जो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ हर पॉइंट के ऊपर, वो ऐसे ही है जैसे a मल्टीप्लाई बाय बी रेज टू पावर x होती है। बात समझ आ रही है? अब मैं कह रहा हूं कि जो x पावर है ये तो हमने यानी कि पे तो करनी है ना, कि कितनी देर के बाद आपने ये पे करनी है, कितनी देर के बाद पे करनी है। ये b की जगह पे मैं सिर्फ कह रहा हूं कोई e आ जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन एग्जैक्टली द सेम। आप इसको अब ये कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि इसमें जो x है, सॉरी k है ना, अब जो एक प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व की थी, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। लास्ट टाइम मैंने आपको एक जो प्रॉब्लम जो पढ़ाई थी रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल, उसके अंदर मैंने आपको बैंक की शायद बताई थी ना, या तो मुझे याद पड़ता है, लेट मी सी। हाँ, मैंने कहा था जीना opens a saving accounts with $1,000 and it accrues interest continuously at a rate of 5%. What is the balance in the account after 6 years? ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। सो इस केस में ये जो मैंने एग्जांपल दी है इसको ज़हन में रखें कि क्या है कि आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके स्टार्टिंग डॉलर यानी कि स्टार्ट में आपने $1,000 के साथ कोई वर्किंग स्टार्ट की है, और उसमें इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज कॉन्टिन्यूअस 5%, और इस केस में आफ्टर 6 इयर्स अमाउंट ये हमने फाइंड करनी है। ये हमने प्रॉब्लम अगर आपको याद हो लास्ट टाइम सॉल्व की थी, ठीक है। और इस केस में हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूस होने की वजह से आप मॉडल जो यूज करोगे वो क्या करोगे, a इंटू ई रेज टू पावर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की, ई रेज टू पावर आर टी, या इसको जो भी आप कह लो। अब इस केस में अब आपके पास जो b है वो इस केस में मैंने आपको कह दिया कि वो e से रिप्लेस हो जाता है, और इस केस में r जो होता है ये a इंटू ई रेज टू पावर r, इस केस में क्या होगा 0.05 के वो 5% को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर, और टी आपके पास जो होगा वो टाइम पीरियड है कि कितनी देर के लिए। अब इस केस में आप ये कह लो कि हर केस में आपके पास बी समझें कि आपके पास चेंज आ रही है, और ये चेंज जो है ये आपकी कंपाउंड हो रही है, यानी कि ये कंपाउंड हो रही है विद 0.05% या 5% जिसको आप कहते हैं। तो ए इस केस में आपके पास जो है 1000 है, सो जो भी इसका आंसर आता है वो आपके पास आ जाएगा। सो इस केस में आपके पास ये कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर जाने का फ़ायदा है। आप इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट जब बी से करोगे वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपको फिर वही बात है कि उसके अंदर आपके पास शायद आपके पास एक्यूरेसी पे इम्पैक्ट है, क्योंकि आप जब उसको कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो
बहुत स्मॉल होना चाहिए अगर आप उसको कैलकुलेट करना शुरू करो। तो अगर उसको करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी कि यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम ई, जो कि इस केस में हमने पहले लिख दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही समझो कि b रेज टू पावर जो x लिखते हो ना, ये x को फर्दर आपने ब्रेक किया हुआ है इनटू rt, ठीक है, और ये b जो है आपके पास रिप्लेस हो जाता है विद e। तो थिंक ऑफ इट एज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। इस केस में आपके पास टाइम जो है वो तो इसमें सिर्फ टाइम होता था, इसमें टाइम के साथ एक rt पूरा लग जाता है। r इज योर रेट, जो कि इसको इस तरह समझ लो अगर आप समझना चाहते हो, और ये b की पावर e के साथ आप कैलकुलेट करते हो, क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो गया ना, दिस इज ये कांस्टेंट वैल्यू। तो इस केस में आपके पास पहले ये दो अननोन्स थे, अब इस दो अननोन्स में से एक अननोन जो है उसके अंदर e जो कंपोनेंट है वो फिक्स्ड हो गया, ये समझो कि वो आपको पहले से नोन है, ठीक हो गया। तो इसमें आप समझो कि e रेज़ टू पावर समथिंग इज इक्वल्स टू b आपने कैलकुलेट करना है, तो ये समथिंग इस केस में r होता है, जो कि आपका दिस r है। कुछ आई डोंट नो कि इससे कुछ अंदाजा हो रहा है, कुछ समझ आ रही है? सर समझ आ रही है। हाँ, सो इस केस में जो ये फैक्टर है ना, बस आपको बताने का मकसद ये था कि आपके पास ये ई जो होता है ये आपका बी में जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर। सो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन आप इसको ई यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बी। आप ये बी को, मतलब ये नहीं कि बी गलत हो जाएगा, बी करेक्ट रहेगा, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर वही बात है कि आपको वो सारी की सारी चीजें कॉन्टिन्यूस डोमेन के अंदर जो होंगे उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका डिस्क्रीट को, वही जो मैंने कहा कि इसको करने के लिए यहाँ पे जाने के लिए आपको इसको इनफिनिट स्मॉल पीसेस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज यू आर नॉट कैलकुलेटिंग कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? आप पहले क्या करते हो कि आपने यहाँ से किया और यहाँ पे जब भी आपका टाइम कंप्लीट हुआ आपने कहा कि मैंने इतनी अमाउंट पे करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने जो ये टाइम आपका कंप्लीट हो रहा है उसमें आपने स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाके सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने इस पॉइंट पे भी कैलकुलेशन करनी है, इस पे भी 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 करनी है, और इन सबको ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, तब आपके पास जो है ये बी की कैलकुलेशन कंप्लीट सही होगी। बात समझ आ गई? यस सर। क्योंकि अदरवाइज ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस की वजह से आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, और जब ये काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कहते हैं कि अच्छा इसमें ये बी के लिए ये कैलकुलेशन करने से बेहतर ये कि इसको ई में ट्रांसफॉर्म करके इस फार्मूले को सॉल्व कर लिया जाए, जो कि आपके सामने यहाँ पे दे दिया, और जस्टिफिकेशन बी को ई में जाने की वो मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है जी। सर मिड जी। 2 में जो आपने गूगल क्लासरूम पे जो चैप्टर्स अपलोड किए हैं वो सारा इंक्लूडेड है? आपका जो सॉरी सेशन 1 कब तक था, अगर आपको याद हो? सर वो 5 नंबर थ्योरी तक। चैप्टर 5 तक था ना सर जिसमें वो 5 नंबर थ्योरी टाइप चीज पड़ी थी वो था। जी। आपने डिस्ट्रीब्यूशन से शायद पहले तक हमने काम किया था। बॉक्स प्लॉट आई थिंक। हाँ, बॉक्स प्लॉट। अब आपको उसके बाद से लेके आज तक जो पढ़ा है वो सब आपको इंक्लूडेड हो गए। ओके, ठीक है। नहीं वेट सर, दोबारा रिपीट करें। प्रीवियस शामिल नहीं है मिड 1? नहीं, सेशन 1 का कोर्स इस दफा शामिल नहीं है। आई गेस फिर वो स्कैटर प्लॉट से शुरू होगा ना सर? मैं ख्याल, हाँ, स्कैटर प्लॉट से वो देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि वो मुझे एक दफा रिकन्फर्म करके मैं आपको गूगल क्लासरूम पे उसको पोस्ट कर देता हूँ उसको। चलें ठीक है। ठीक है, बट ये मतलब श्योर है कि जो कुछ आपका सेशन 1 का जो टॉपिक्स थे वो सेशन 2 का टॉपिक्स सॉरी में इंक्लूड नहीं होगा, फाइनल में होगा, पर 2 में आपका उसके बाद का होगा टॉपिक्स जो इंक्लूड होंगे। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन अगर आपका है तो? ओके, मैं ख्याल है कि क्वेश्चंस नहीं है, वी कैन कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। सर सॉरी जी जी। मैं सर कह रहा था कि वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे सर? रिकॉर्डिंग मिल भी क्यों? आप अपलोड की हुई है मैंने सारी रिकॉर्डिंग। अच्छा ओके सर। हमारे इसमें अपलोड हुई है, रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड हुई हैं, पीडीएफ्स भी अपलोड हुई हैं, और वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी इवन वो जो पीडीएफ में जो कुछ स्लाइड्स बनाई हैं
या मैंने नोट्स लिए हैं, इनकी पीडीएफ भी मैंने वो शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। ठीक है, सो एवरीथिंग इज शेयर्ड। अगर कोई मिसिंग है तो बता दो, नहीं आज का लेक्चर जो होगा ये सिर्फ नहीं होगा, उससे पहले पहले सब कुछ होगा। ठीक है, ओके सर। चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह फिर अब आपसे सेशनल के बाद मुलाकात होगी। एक चीज़ मैं एक बात करूँगा, जो मैंने नहीं किया, वो सेशन 1 का जो सोल्यूशन है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट अगर आप उसको देखना चाहो, पर सेशन 1 का से सेशन 2 से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट इन केस अगर आप चाहते हो तो वो कर देंगे। मैं असल में वो कहता है वो शो ऑफ के साथ करूंगा कहीं पे आपके। ठीक है, तो वो कोर्स मटेरियल उसके अंदर ये कोर्स टॉपिक्स जो हैं सेशन 1 के 2 में इंक्लूडेड नहीं है, तो उस तरह आपको जरूरत नहीं है आपको। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। सॉरी सर बेसिकली गिवन होगा कि ये प्रॉब्लम डोमेन जो है कंटिन्यूअस डोमेन में फॉल कर रही है। वो क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा या फिर कोई हिंट ऐसा दिया होगा जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूस में है या नहीं है, या कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो कई दफ़ा कॉमन सेंस से आपको अंदाजा होता है, तो वो आपका फिर ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतनी। चलें इंशाल्लाह फिर हम लोग अब एग्जाम के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है आपसे। चलें ठीक है, थैंक यू जी।